हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें देखने को मिलेगा और इंडिया में भी देखने को मिलेगा? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो गई और डाउ जोन्स करीब 900 पॉइंट्स गिर गया, करीब करीब 2%। और नैस्डैक में तो भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 820 पॉइंट गिर गया और वहां पर भी 3.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। और एसएनपी में भी करीब 2% का फॉल हमें देखने को मिला, करीब करीब 200 पॉइंट्स। अब अगर हम देखें कि इसके रीजंस क्या है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट अचानक से हमें देखने को मिली, तो इसके बारे में आपने सुन लिया होगा और वो है चाइना के टैरिफ। तो ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% से ज़्यादा के टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया है और साथ में जो एक्सपोर्ट्स, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर भी कंट्रोल करने का इशारा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं उसको एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो उनकी मीटिंग होने वाली थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ अगले 2 हफ्तों में, उसको भी उन्होंने कहा है कि अब मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरीके से कह दिया है कि वो कैंसिल होगा। ये सारे टैरिफ्स नवंबर 1 से इम्प्लीमेंट होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऐसा यूएस ने क्यों किया? हम जानते हैं कि चाइना के ऊपर भी टैरिफ्स लगे हैं, लेकिन बड़े टैरिफ्स नहीं लगे हैं और इंडिया में जितना लगा है उतना तो नहीं लगे हैं, जबकि दोनों चाइनीज़ ऑयल खरीदते हैं। तो इसकी वजह क्या थी कि अचानक से उन्होंने इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया? तो उसके कई रीज़न्स हैं। तो पहला ये है कि चाइना लगातार जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और चाइना ने अब फ्रेश जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कई और मिनरल्स को उस लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो आप जानते हैं कि ये सारे मिनरल्स जो हैं टेक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ईवीज़ में यूज़ होते हैं, डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। तो अब जो फ्रेश उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं 5 एलिमेंट्स में, तो इसकी वजह से अब 17 में से 12 एलिमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पे आ गए हैं। तो ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ कि चाइना ने यूएस का कॉर्न खरीदने से मना कर दिया है। तो इससे वहाँ के फार्मर्स पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटर्न यूएस के इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, ये एक हमारे देश के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि यूएस हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि यूएस कॉर्न को हमें खरीदना पड़ेगा। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि शायद हम खरीदना भी शुरू कर दें इस नाम पे कि उसे हम जो इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करें। तो अब ये प्रेशर जो है, अगर चाइना ने मना कर दिया कि हम आपका कॉर्न नहीं खरीदेंगे बिल्कुल भी, तो उसका जो रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और भी ज़्यादा हमको ये फोर्स किया जाएगा कि इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि हम मजबूर हो जाएं उनसे कॉर्न खरीदने के लिए। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा कि यूएस की टेक इंडस्ट्री को इसका भारी घाटा उठाना पड़ेगा और हम देख रहे हैं कि इसका हमें इम्पैक्ट नैस्डैक में होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग भी इससे इम्पैक्टेड होंगी और फार्मर्स को जो नुकसान होना है वो होगा। तो पूरे इकोनॉमी को ये डेंट करने वाला है। अब चाइना ने इसके बारे में क्या कहा है? तो चाइना ने कहा है यूएस को हिपोक्रिटिकल, क्योंकि ये सब की शुरुआत यूएसए से ही की गई है। तो अच्छी चीज़ ये है कि चाइना ने जो रिवर्स टैरिफ्स यूएसए के ऊपर कम से कम नहीं लगाया है, जो पहले के लगे हुए थे उसी को मेंटेन कर रखा है। और साथ ही यूएस को कहा है कि भाई ये ट्रेड वॉर जो आपने शुरू किया था इसका नुकसान अब आपको ही होगा। तो यूएसए को ही उल्टा ब्लेम किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि हम जो रेयर अर्थ मिनरल पर जो लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस, वो हम इस ट्रेड वॉर या टैरिफ की वजह से नहीं लगा रहे, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहा है और जो डिफेंस इंडस्ट्री में होगा तो उसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी दुनिया भर में कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिक्स तो है ही चाइना के साथ। साथ ही जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यूएस से कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, तो उसको थोड़ा
स्लो डाउन करने के लिए चाइना ने ये कदम उठाया है, ऐसा लगता है। तो अब इस सब को लेकर क्या हमें चिंतित होना चाहिए? देखिए, चिंता की तो ये बात है ही, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर बढ़ रहा है और थैंकफुली चाइना के साथ ट्रेड वॉर कम से कम एस्केलेट नहीं हुआ। जो शुरू के दौर में जिस तरीके से जो सिचुएशन थी वही मेंटेन हो रही थी, स्टेटस को मेंटेन था, तो एक राहत की सांस थी। अब अगर चाइना और यूएसए में ट्रेड वॉर होगा तो देखिए इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर देगा। यूएसए और चाइना दोनों ऐसे कंट्रीज हैं कि जिससे पूरी दुनिया डील करती है। तो ये एक, अगर ये ट्रेड वॉर नहीं रुका, ये इसका अगर कोई समाधान नहीं निकला, तो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी इस सब का जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपने चाइनीज गुड्स के ऊपर 100% टैरिफ लगा लिया। अमेरिका कैन नॉट रन विदाउट चाइना। अमेरिका के किसी भी स्टोर में आप जाएंगे तो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब आपने 100% टैरिफ अगर लगा दिया तो वहाँ पर महंगाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे, और ये पूरी तरीके से एक, जिसे कहते हैं ना, रिसेशन के लिए परफेक्ट रेसिपी है। देखिए दोस्तों, यूएस में 50 स्टेट्स हैं, सम से कि 52 हैं, उस पर थोड़ा अलग अलग व्यू होता है, लेकिन 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 22 स्टेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिसेशन पे आ गए हैं। दे आर ऑफिशियली इन रिसेशन बिकॉज देयर जीडीपी इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो दो बड़े स्टेट्स बचे हुए हैं यूएस में, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, ये दोनों में अगर ये डाउन चले जाते हैं तो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स विल कम अंडर रिसेशन। तो इसलिए ये जो है ना, ये पूरे दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यूएस से अगर रिसेशन में आएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। और हमने देखा था 2008 में क्या हुआ था। ऑलरेडी यूएसए एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अब देखिए, वहां पे मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि उनका जो टोटल डेट है 37 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है, 120% ऑफ जीडीपी। अब ये कैसे चिंता की बात है? देखिए, कर्जे तो लगातार उनके बढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या सिचुएशन है, क्यों हमें चिंतित होना चाहिए? देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि यूएसए में इतना कर्जा हो गया, इंडिया के भी अभी खबर आई कि अब सबसे ज़्यादा बड़ा कर्जदार बन गया है। ये कर्जा होता क्या है? तो इसको हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, और लगभग वही कहानी बाकी कंट्रीज के ऊपर भी है और इंडिया के ऊपर भी लागू होता है। तो अब देखिए, 37 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा यूएसए के ऊपर कैसे हो गया? 1970s के दशक में हम जानते हैं कि यूएसए में गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी कि जब भी यूएसए की फेड को या सरकार को रुपया छापना है तो उतना गोल्ड उनके रिजर्व में होना चाहिए। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट उस वक्त में थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई अब गोल्ड की ज़रूरत नहीं है, जितना मन होगा हम छापेंगे, क्योंकि हमें ग्रो करना है, हमें दुनिया भर में लड़ाइयाँ लड़नी है, हमें पैसा चाहिए, और इतना गोल्ड हम नहीं खरीदेंगे, इट्स अ वेस्टेज। तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रुपया छापना शुरू किया। अब वो रुपया जब उन्होंने छापा, उससे क्या किया? उन्होंने उससे लड़ाइयाँ लड़ी,
और साथ ही उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। हम जानते हैं यूएसए में कहीं भी आप जाएँगे तो गड्ढे वाली सड़क आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। हर जगह बिल्कुल बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजली, पानी, ब्रिजेज़, रोडवेज़ सब कुछ चकाचक मिलेगा। तो उन्होंने इतना पैसा वहाँ पर विकास में भी खर्च किया और डिस्ट्रक्शन में भी खर्च किया दूसरे देशों के साथ जो लड़ाई की। अब जब आपने इतना पैसा खर्च किया, वो पैसा किसकी जेब में गया? वो पैसा गया जो आपके डिफेंस के कंपनीज़ हैं, उनके पास गया जिन्होंने लड़ाई बनाने के लिए मशीनें बनाई। एरोप्लेन्स में गया, ब्रिजेज़ में गया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, उनके पास गया, उनके एम्प्लॉइज़ के पास गया। यानी कि पब्लिक के हाथ में पैसा आया। पब्लिक के हाथ में पैसा आता है तो वो क्या करता है? कुछ पैसा वो खर्च करता है, लेकिन सारा पैसा तो नहीं खर्च कर सकता। वो वापस बैंक में डिपॉज़िट किया। जब बैंक में पैसा आया, तो बैंक्स ने क्या किया? बैंक से वापस सरकार ने पैसा लिया। ओके? सरकार के पास फिर पैसा आया और सरकार हमेशा जितनी जो उनकी उनकी जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसा छापा और फिर जो पैसा उन्होंने बैंक से लोन लिया उसे फिर वो उसी सर्कल में घुमा दिया, यानी कि फिर से खर्च किया और फिर लोगों के हाथ में गया, फिर वो बैंक के पास गया। तो ये एक साइकिल बनता गया। तो ये साइकिल जब तक चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और ये साइकिल सालों साल इसी तरीके से चलता भी जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? पिछले 5 सालों में मार्केट्स ज़बरदस्त चढ़ने लगे और क्या हुआ? सोशल मीडिया का राइज़ हुआ, यानी कि हर जो छोटा-मोटा इन्वेस्टर है वो 2 वीडियो देखकर अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगा। तो वो भी मार्केट में पैसा लगाने लगा। मार्केट्स ऊपर चढ़ रहे हैं, उसने पैसा लगाया, भाई शेयर लक, उसने पैसा कमाया और उसे लगा कि वो एक्सपर्ट हो गया, तो उसने और पैसा लगाया। लोगों की एफडियाँ टूटने लगी। अब बैंक में कोई पैसा रखने को तैयार नहीं। तो ये पैसा अब जो बैंकों के पास होना चाहिए था, वो अब स्टॉक मार्केट में चला गया। तो अब सरकार के हाथ में पैसे नहीं आ रहे। अब सरकार कितना रुपया छापेगी और इन्फ्लेशन भी अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि फेड भी बोल रहा है भैया अब हम नहीं छापने देंगे। और अब आपने देखा कि यूएस में शटडाउन भी हो गया। तो अब ये जो साइकिल है ना, ये रुक गया है। अब ये सिर्फ यूएसए में नहीं हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है। अगर आप देखें पिछले 1 डेढ़ सालों में ऐसा लगता है कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट्स को गिराने की कोशिश की जा रही है, खास करके डेरिवेटिव मार्केट्स को। तरह तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। लोगों का कहा जा रहा है कि भाई आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना रखो। सेम अप्लाइज टू यूएसए। तो ट्रंप ये जो कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि मार्केट्स क्रैश हो जाएं, क्योंकि जब मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आप देखिए पिछले 1 सालों में इंडिया में आपके मार्केट्स नहीं चढ़े। ओके, मार्केट्स आर फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप्स आर डाउन, स्मॉल कैप्स आर डाउन। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग अब विड्रॉल करने लगे हैं, म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहे हैं। और इससे रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लोज लगातार सेकेंड मंथ में गिरे हैं। 9% का ड्रॉप देखने को मिला है सितंबर में और रिडम्पशन जो है उसमें 30% का ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि 1 साल के हाईएस्ट लेवल पर। तो ऑलरेडी अब लोग हैं मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। और एक और डेवलपमेंट जो हो रही है वो ये हो रही है कि लोग अब गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं और वहां पर भी बबल बनता हुआ दिख रहा है। देखिए पिछले दिनों जो हमें गोल्ड में रैली देखने को मिली वो इसी वजह से देखने को मिली क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अब सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, वो कैश नहीं रख रहे हैं रिजर्व में, वो गोल्ड रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि ये जो बबल बन रहा है दुनिया भर में ये खतरनाक लेवल की तरफ जा रहा है। तो जो वो अब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब गोल्ड में भी देखिए किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में बबल बनता हुआ दिख रहा है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखिए कोटक फंड ऑफ फंड ने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो ईटीएफ में अब और पैसा लोगों का नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखिए जब भी आप ईटीएफ खरीदते हैं तो जितना भी फंड आता है उस फंड हाउस को उतना सिल्वर खरीदना पड़ता है। अब सिल्वर में स्कैर्सिटी है, हमें पता है सिल्वर कम है, जितनी की नीड है उससे कम है और साथ में ये फंड वाले भी खरीद रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो सिल्वर जब जब वो एक्चुअली एज ए कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो ट्रेडर उसे सिल्वर
महंगा दे रहा है, यानी कि जितना रेट है उससे ज़्यादा दे रहा है। तो अगर सिल्वर का 1 आउंस का प्राइस लें $50 के हिसाब से और टैक्सेस वैक्सेस मिलाकर कॉस्ट पड़ती है 4700 के आसपास। लेकिन जब वो ETF वाला सिल्वर खरीदने जा रहा है तो वो ट्रेडर जो है, जो सिल्वर का ट्रेडर है, वो उसे सिल्वर की जो ब्रिक दे रहा है वो कह रहा है भाई हम तो 5,500 में देंगे। आप देखिए आइडियली उसको 4700 में देना चाहिए, लेकिन वो प्रीमियम डिमांड कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है भैया माल नहीं आ रहा है, तो 10% प्रीमियम ETFs को देना पड़ रहा है, तो आप महंगा खरीद रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो ETF में पैसा लगाएगा उसको रिटर्न्स कम आने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर बबल होता हुआ दिख रहा है। आप ऑलरेडी ETF में अभी अगर पैसा लगाएंगे तो आप काफ़ी महंगा लगा रहे हैं, और कई मैनेजर्स ऐसा बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सभी जो ETF वाले हैं, फंड वाले हैं, वो सिल्वर पे कम पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर भी बबल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ग्लोबल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरीके के रिस्क इमर्ज करते हैं तो जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं उसे किसी न किसी तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि अभी भी साइजेबल लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बनी हुई हैं और अचानक से मार्केट क्रैश हो जाएगा तो उनका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए वो अभी भी थोड़ा और टाइम लगाकर अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अभी भी माल पूरा का पूरा नहीं निकला है, लेकिन ये जो सिचुएशन बन रही है ये 1-2 महीने में फिक्स होने वाली नहीं है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में। इसलिए ये वक्त ऐसा है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इमोशंस में ना बहें। अगर 3-4-5 दिन मार्केट चढ़ जाते हैं, 10 दिन मार्केट चढ़ जाते हैं, तो ये ना समझें कि सब कुछ सही है। सब कुछ एक्चुअली सही नहीं है। और आप जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि लगातार IPOs आ रहे हैं, हर दिन एक IPO निकाला जा रहा है, ये बेसिकली जो प्रोमोटर्स हैं वो समझ रहे हैं कि भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अपना माल वाल बेचो और पैसा निकाल कर बैंक में रख लो। सिचुएशन कोई भी टर्न ले सकती है, इसलिए एज एन इन्वेस्टर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और उन्हीं स्टॉक्स पर पैसा बनाकर रखें जो वैल्यू जोन पर है। अगर आपने बबल में हाथ लगाया है तो आपके हाथ जल सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। वैल्यूएशंस पे फोकस करिए और अगर आपका स्टॉक सही वैल्यू जोन पे नहीं है, आपने खरीदा है, तो उसको कम से कम हो सके तो उसकी साइज को थोड़ा कम करिए। अब दोस्तों आइए बात करते हैं मार्केट्स की। तो मार्केट में अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप हमारे पिछले 2 वीडियोस को देखे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या व्यू था कि हमारे जो लॉन्ग्स थे हमने 25,050 के लेवल के आसपास हमने एग्जिट करने की सलाह दी थी। रीज़न क्या था? क्योंकि डेटा पॉइंट्स ऐसा सजेस्ट कर रहा था कि जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो माल निकाल रहे हैं। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि पिछले 2 दिनों में लेट कमर्स मार्केट में आए हैं और लेट कमर्स हमेशा लेट आते हैं और हमेशा वो हाई वैल्यूएशन पर जो है माल खरीदते हैं। अब जिस तरीके की ग्लोबल सिचुएशन बन रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अब थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से रिवर्स गियर पर मार्केट आ सकते हैं और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स डाउन है। SGX निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट्स का डाउन हमें देखने को मिल रहा है और ऐसा पॉसिबल है कि मंडे के दिन गैप डाउन हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा पैनिक बन गया है। तो अगर मंडे को आपको ट्रेड लेना है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अवॉइड शॉर्टिंग द मार्केट। मार्केट में इस वक्त सेल सिग्नल नहीं आया है हमारे डेटा के हिसाब से। जब तक ये IPOs नहीं निकल जाते हैं तब तक मार्केट्स को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ब्लाइंडली शॉर्ट ना करें और अगर शॉर्ट करना है तो सेल ऑन राइस ही करें, जो कि बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। बाकी मार्केट के बारे में क्या व्यू है इसे आप हमारे पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं और उसको लेकर कॉल ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करना है, यही हमारा व्यू है। डेटा में अगर बदलाव होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।